हाँ जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे हैं मई जून 2019 वेरिएंट 2 आपका अपना वेरिएंट 2019 का थ्योरी का पेपर 2 और वेरिएंट 2। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 प्लीज। हाँ जी, द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज मेजर्ड इज दिस मच और से परसेंटेज एरर गिवन है। कैलकुलेट द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। आपको परसेंटेज एरर गिवन है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकालनी है, मतलब पार्शियल डी निकालना है। तो सिंपल आप इसका 1.6% निकालना है। तो पार्शियल डी क्या है? 1.6% ऑफ दिस वैल्यू 0.0125 इंटू 1.6 ओवर 100। इसका निकाल दे, कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। हाँ जी, 0.0125 मल्टीप्लाई बाय 1.6.016 कर लेते हैं। 2 इंटू 10 पावर माइनस 4 2 इंटू 10 पावर माइनस 4 मीटर्स। ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आया ना, पार्शियल डी निकालना हो ना, तो परसेंटेज एरर इसका उतना परसेंटेज निकाल लेते हैं, तो ये पार्शियल डी आ जाता है। असल में कॉन्सेप्ट क्या है इसका? कॉन्सेप्ट ये है कि डी को ऐसे लिखते हैं ना आप लोग, ऐसे लिखते हैं। ओके, परसेंटेज एरर कैसे लेते हैं? परसेंटेज एरर होता है पार्शियल डी ओवर डी इंटू 100। अब आपको ये वैल्यू गिवन है, ये कितनी है? 1.6। पार्शियल डी फाइंड आउट करना है। डी की वैल्यू कितनी है? डी की वैल्यू है ये डी की वैल्यू है 0.0125 इंटू 100। जब आप पार्शियल डी को सब्जेक्ट बनाओगे तो वही चीज़ बन जाएगी। देखो, आप इसको सब्जेक्ट बनाए ना, ये इधर मल्टीप्लाई होगा और 100 आके डिवाइड हो जाएगा, तो वही आ जाएगा। फार्मूला यूज करके भी निकाल सकते हैं, परसेंटेज पार्शियल डी ओवर डी इंटू 100। डी भी है, ये भी है, ये भी है, ये निकालना है, या डायरेक्ट इसका 1.6% निकालना है, तो आंसर आ जाएगा। बी पार्ट इसको इरेज करना पड़ेगा। A cylinder stands on a horizontal surface. The pressure P exerted on the surface is given by the formula P is equal to 4W over pi d square. The measured weight of the cylinder is 3.8 plus minus 2%. Calculate P. P की वैल्यू निकालनी है। P की वैल्यू निकालनी है। ओके, सो कैलकुलेट P। P क्या है? 4W। W गिवन है और D भी गिवन था आपको ऊपर 0.0125। द सिलेंडर इन डे बिल्कुल। P निकालना है 4 मल्टीप्लाई बाय 0.38 डिवाइडेड बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 0.0125। मेरे ख्याल से ये वैल्यू थी, मुझे कंफर्म करने में 0.0125 ही थी। अच्छा जी, अब जो भी करना है कैलकुलेटर में करना है। हाँ जी, कैलकुलेटर उठा लिया। 4 मल्टीप्लाई बाय 0.38 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट स्टार्ट 3.14 मल्टीप्लाई बाय 0.0125 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इट गिव्स 33098। कितने सिग्निफिकेंट? 2 है, वो 3 था, बस 2 सिग्निफिक भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं। अभी इसको आंसर दे देते हैं 3.091 हो जाएगा। 3.10 इंटू 10 पावर 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर आ गया हमारे पास। इसको 3100 भी लिख सकते हैं। आगे कहते हैं डिटरमिन द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। डिटरमिन द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। अब इसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकालनी है। हाँ जी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का मतलब पार्शियल पी आपने फाइंड आउट करना है। पार्शियल पी, तो पी के फार्मूला में क्वांटिटीज़ क्या हो रही हैं? क्वांटिटीज़ हो रही हैं डिवाइड। जब भी क्वांटिटीज़ डिवाइड होती हैं, फ्रैक्शनल एरर ऐड होते हैं और कॉन्स्टेंट्स को इग्नोर कर देते हैं। पावर मल्टीप्लाइज द फ्रैक्शनल एरर। जब भी क्वांटिटी मल्टीप्लाई और डिवाइड होती है, तो उसके फ्रैक्शनल एरर का एक्सप्रेशन क्या बनेगा? पार्शियल पी ओवर पी इज इक्वल टू, विल इग्नोर दिस। फ्रैक्शनल एरर में कॉन्स्टेंट्स को इग्नोर कर देते हैं, आपको पता है रूल। पार्शियल डब्ल्यू ओवर डब्ल्यू प्लस पार्शियल डी ओवर डी, और डी के ऊपर स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर यहां पर आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं।
और एक और भी तरीका है, आपको इसका भी परसेंटेज एरर गिवन है, इसका भी परसेंटेज एरर, एक पे फ्रैक्शनल एरर भी ऐड होते हैं और परसेंटेज एरर भी ऐड होती है। तो हम लिख सकते हैं परसेंटेज एरर इन पी, ये ज़्यादा इजी रहेगा क्योंकि वैल्यू गिवन है आपको। इसको इग्नोर कर देंगे 4 और डब्ल्यू को, तो लिख देंगे परसेंटेज एरर इन डब्ल्यू प्लस 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन डी, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो परसेंटेज एरर इन डब्ल्यू कितना है, ये है 2.8% प्लस 2 इंटू परसेंटेज एरर इन डी कितना था, ऊपर गिवन था, परसेंटेज एरर इन डी 1.6%, परसेंटेज एरर इन डी 1.6% गिवन है। हाँ जी, इसका 1.6% गिवन है परसेंटेज। तो 2.8 प्लस माइनस ये हो जाएगा 3.2, इनको प्लस करेंगे तो ये 6%। तो प्रेशर में कितना एरर है, 6%। अब डायरेक्ट इस वैल्यू का, ये 3100 थी ना, इसका डायरेक्ट 6% निकालना है। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, 6% ऑफ दिस वैल्यू। एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, 6% ऑफ 3100। तो 6/100 इंटू 3100, ये 2 0 कट गए, ये हो जाएगा 6 1 6, 6 3 18, 186। तो इसको क्या लिखेंगे, नियरेस्ट 100 तक ये 200 बन जाएगा। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज अप्रॉक्सिमेटली 200। ठीक है, तो इसको 190 भी लिख सकते हैं, लेकिन बेटर कि आप 200 लिखें। ये 1 सिग्निफिकेंट फिगर होती है, ये 200 आ जाएगी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। ऐसे कर लें, नहीं पसंद तो पार्शियल पी ओवर पी की वैल्यू 3100, पार्शियल डी की वैल्यू, पार्शियल डब्ल्यू नहीं है, पार्शियल डब्ल्यू कितना था, 2.8% था डब्ल्यू का, तो उसका 2.8% निकाल के करें। तो इसकी बजाय परसेंटेज एरर्स गिवन है, तो ये परसेंटेज एरर में निकाल लें आप, दोनों के परसेंटेज एरर्स गिवन है, तो पी का भी परसेंटेज एरर आ जाएगा। तो उसका एब्सोल्यूट एरर कैसे आएगा, 6% ऑफ दिस वैल्यू। सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 1 डन। इसकी पिन खोल दो। हाँ जी, स्टेट न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ क्या था जी, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की 2 स्टेटमेंट्स हैं। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। एक तो ये भी है, दूसरी क्या है, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। ये भी कर सकते हैं। तो ज़्यादा इजी कौन सी है, ज़्यादा कॉमन कौन सी है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एंड इट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स और फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दोनों चलेंगे। अच्छा बी पार्ट, अ कार ऑफ मैस 850 किलोग्राम्स, ये टॉ बार है और ट्रेलर को पुल कर रही है, नजर आ रही डायग्राम में। द कार एंड द ट्रेलर आर कनेक्टेड बाय हॉरिजॉन्टल टॉ बार, द वेरिएशन विद टाइम टी ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्ट, इसके वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है आपको, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है इसका। हाँ जी, नजर आ रहा है, पहले वेलोसिटी बढ़ रही है, फिर कांस्टेंट है, फिर कम हो रही है। ठीक है, 0 से स्टार्ट नहीं हुआ ग्राफ। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम 0 to 10 सेकेंड्स, डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है 0 से 10 सेकेंड तक। तो एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेकेंड्स, यही पूछा ना, क्या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार फ्रॉम 0 to 10 सेकेंड्स। ओके, अब मैंने एरिया निकालना है 10 सेकेंड पे 10 सेकेंड पे 10 सेकेंड पे 10 सेकेंड पे 10 सेकेंड पे, ये स्पीड कितनी है 13, ये 13 है और ग्राफ 8 है ना, आपने 8 से नहीं लेना होता, 0 से लेना होता है। ये पूरा एरिया आप समझे 0 से लेंगे आप, ये सारा एरिया चाहिए होता है। ये ट्रिपीजियम बन गया, तो क्या फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। कितनी है पैरेलल साइड, यहाँ से लेके यहाँ तक 9 है, ये 1 ना पढ़ लेना, 8 से नहीं लेते 0 से लेते हैं, 0 से ये 9 प्लस 13 पूरे एरिया, सम ऑफ पैरेलल साइड दिस प्लस दिस एंड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड इज 10। तो कितना हो जाएगा 9 प्लस 13 22, 22 over 10 11, 11 into 10 110 meters. The distance traveled is 110 meters. ठीक है जी, नेक्स्ट
आगे कहता है at 10 seconds the resistive forces acting on a car due to air friction and friction is 510 Newton. Okay, 10 सेकेंड पे resistive forces इतनी है, the tension in top bar इतनी है. use figure 2.2 to calculate the acceleration निकालना है. Okay, calculate the at time t the resistive forces on a car due to acting कार के ऊपर रेजिस्टिव फोर्सेस जो लग रही हैं, कार इधर को मूव कर रही है, इसके पीछे टॉप आ रहा है, ट्रेलर है, ये कार है. एट 10 सेकेंड इसकी स्पीड हमें पता है, इसकी स्पीड 10 सेकेंड में इसकी स्पीड कितनी है 13 मीटर पर सेकेंड. टाइम है 10 सेकेंड्स. द 10 सेकेंड द रेजिस्टिव फोर्स एक्टिंग ऑन अ कार ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस एंड फ्रिक्शन इज 510. इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है एयर रेजिस्टेंस वो है 510 एंड टेंशन इज टॉप बार. और जो इसके अंदर टेंशन है, इसके अंदर जो टेंशन है वो भी पीछे को लग रही है 440 न्यूटन्स. इसकी स्पीड 13 मीटर पर सेकेंड है. अच्छा, यूज फिगर 2.2 टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन. वो तो ग्राफ के ग्रेडियंट से आएगा ना एक्सेलरेशन. हाँ जी, अब ग्राफ का ग्रेडियंट निकालते हैं. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ग्रेडियंट. टेन सेकेंड पे इसकी स्पीड कितनी थी, ये ग्रेडियंट कांस्टेंट है, तो ये कैसे निकालेंगे, राइज ओवर रन. ये राइज है 14 और ये 9, ये 14 माइनस 9 और ये कितने हैं 10 माइनस 0. एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 14 माइनस 9, राइज ओवर रन, रन कितने 10, 5 ओवर 10 कितना हो जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसका एक्सेलरेशन आ गया. एक्सेलरेशन इज 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नहीं, मैं गलती कर रहा हूँ. 10 तो यहाँ पर है ना बेटा, ओहो ये लेना है, सॉरी हमने क्या लेना है, ये टाइम लेना है. ये 12.5 है, आई एम सॉरी, ये टाइम लेना है बेटा. रन ये है ना, ये है, मैं यहाँ तक ले रहा था, गलती कर रहा था. ये 12.5 है, 12.5. ये 10 से डिवाइड नहीं होगा, 12.5 से होगा. तो ये 5 और 12.5 से आ जाएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन इज 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो राइज ओवर रन, रन ये 10 नहीं है, 10 तक लेना होता तो 13 लेते, 13 माइनस 9 हो जाता 4, फिर ये 10 ले लेते तो 0.4 आ जाता. तो मैं ये गलती कर रहा था, आपने यहाँ तक लेना है, यहाँ तक. एक्सेलरेशन आ गया जनाब. एक्सेलरेशन 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. यूज योर आंसर टू कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ कार. आपने रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है कार के ऊपर. कार का एक्सेलरेशन पता है आपको, तो रिजल्टेंट फोर्स किसके इक्वल होती है, एमए के. कार का मैथ कितना था, मैथ था 850 किलोग्राम्स. 850 इंटू 0.4, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 850 इंटू 0.4, 340 न्यूटन्स. अच्छा, 340 न्यूटन. ये आ गई रिजल्टेंट फोर्स. डिटरमिन द यूजफुल आउटपुट पावर ऑफ द इंजन. यूजफुल आउटपुट पावर ऑफ द इंजन. इंजन की यूजफुल आउटपुट पावर ऑफ द इंजन. इंजन कितनी फोर्स अप्लाई कर रहा है, पहले तो अप्लाइड फोर्स निकाले ना. फॉरवर्ड फोर्स निकालनी है आपने, बेसिकली फॉरवर्ड फोर्स. तो फॉरवर्ड फोर्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डायग्राम के साथ. फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स इज इक्वल टू एम ए. फॉरवर्ड फोर्स को एक्स ले लेते हैं, बैकवर्ड फोर्स होती है 510 और 440. 510 प्लस 440 इज इक्वल टू 850 इंटू 0.4. ये एम ए के इक्वल है, 340 भी है, ये 340 है. एक्स इज इक्वल टू, ये तो जाके प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 340 प्लस 059 950. 4 प्लस 5 950. 0 4 प्लस 9 1390. 13 के 1290. चेक करने दो फॉरवर्ड फोर्स. फाइव 10 प्लस 440 प्लस, हाँ जी, फॉरवर्ड फोर्स आ रही है हमारी ऑलमोस्ट 1290. अच्छा, अब गलती तो नहीं है मैंने, इनको प्लस करें,
550 340 1290 आ रही है। फॉरवर्ड फोर्स आ गई 1290। आपसे यूजफुल पावर आउटपुट, पावर क्या होता है? फोर्स इनटू वेलोसिटी। फोर्स कितनी लगा रहा है इंजन आगे को? 1290। 1300 भी कर सकते हैं इसको। 1290 मल्टीप्लाई बाय स्पीड कितनी है? 13। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर आउटपुट आ जाएगी ऑलमोस्ट 1.7 इंटू 10 पावर 4। 1.7 इंटू 10 पावर 4 आ जाएगी वॉट्स। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट नहीं, अगला पार्ट। ये ख़त्म नहीं हुआ क्वेश्चन भाई, सी पार्ट। इतना बड़ा क्वेश्चन है ये। हाँ जी, कहते हैं नेक्स्ट पार्ट देखिए। अ शॉर्ट टाइम लेटर द कार इज ट्रेवलिंग एट ए कांस्टेंट स्पीड विद टेंशन इज कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है 480 न्यूटन। आप उसके जो कार है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। ये कार कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है और इस पर जो टेंशन है 480 है। द टॉप बार इज अ सॉलिड मेटल दैट ओबेज हुक्स लॉ। सम डाटा ऑफ द टॉप बार इज लिस्टेड। यंग मॉडल्स गिवन है, ओरिजिनल लेंथ गिवन है, क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है। डिटरमिन द एक्सटेंशन इन टॉप बार। हमने इसकी एक्सटेंशन निकालनी है। ओके, टेंशन भी गिवन है। तो फार्मूला क्या होता है यंग मॉडल्स का? यंग मॉडल्स होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन या FL ओवर AE। E निकालना है, क्या हो जाएगा? FL ओवर AE। F कितना है? टेंशन 480। ओरिजिनल लेंथ कितनी है? ओरिजिनल लेंथ ये 0.48। क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है, एरिया ये 3 इंटू 10 पावर -4। 3 इंटू 10 पावर -4 मल्टीप्लाई बाय यंग मॉडल्स 2.2 इंटू 10 पावर 11। सब कुछ सॉल्व करेंगे तो एक्सटेंशन आ जाएगी। चेक करने दो आंसर मुझे। 3.5 इंटू 10 पावर -6। 3.5 इंटू 10 पावर -6 कितने नंबर का क्वेश्चन है ये? अगर ज़्यादा नंबर का है तो आप ये डायरेक्ट फार्मूला लिखें, 3 मार्क्स का है। तो इस बैटरी के इस फार्मूले को पहले यूँ लिखें। यंग मॉडल्स किसके इक्वल होता है? स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। फिर इसको एक्सपेंड करें। स्ट्रेस किसके इक्वल होता है? फोर्स ओवर एरिया। स्ट्रेन किसके इक्वल होता है? E ओवर L। उसके बाद ये लिखें, एक नंबर शायद इस चीज़ का हो। अच्छा बेटा, नेक्स्ट पार्ट अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। एक्सटेंशन आ गई। The driver of the car sees a pedestrian standing directly ahead in the distance. The driver operates the horn of the car this much. इतने टाइम के लिए वो हॉर्न करते हैं। The frequency of sound is हाँ जी, the frequency of sound heard by the pedestrian is this much. गाड़ी अप्रोच कर रही है पेडिस्ट्रियन की तरफ। ये कार है, कितने सेकंड थे? 15 सेकंड से लेके 17 सेकंड तक यूं जा रही है। यहाँ पे बंदा खड़ा है, ठीक है। और इसको जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? 480 हर्ट्ज ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। द स्पीड ऑफ कार इज द स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड कितनी है? 340 मीटर पर सेकेंड। यूज फिगर 2.2 टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड एमिटेड बाय द हॉर्न। सो सोर्स की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है आपने। सोर्स की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है आपके पास। ओके, तो पहले तो चेक करें ना, 15 से 17 तक गाड़ी की स्पीड कितनी थी? 15 से 16 तक गाड़ी की स्पीड कितनी है? गाड़ी की स्पीड कांस्टेंट है और ये है 14 मीटर पर सेकेंड। देखो 15 पे, इस जगह पे गाड़ी की स्पीड 15 से 17 तक, ये 17 नहीं होगा। यहाँ पे गाड़ी की स्पीड कितनी है? 14 मीटर पर सेकेंड। स्पीड कांस्टेंट है। द स्पीड ऑफ सोर्स इज 14 मीटर पर सेकेंड। इस क्वेश्चन में सब कुछ डाल दिया उसने, डॉपलर इफेक्ट भी डाल दिया। स्पीड ऑफ सोर्स इज व्हाट? 14 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अभी फार्मूला क्या होता है आपका?
मैंने ऐसे याद किया हुआ है एफ, चलें आपको भी एफ क्या होता है वी प्लस माइनस वी नॉट, और ये होता है एफ एस वी प्लस माइनस वी एस। मैंने ऐसे याद किया हुआ है इसको फार्मूले को। तो हमारे सिलेबस में क्या बदतमीज़ी हो रही है, ऑब्जर्वर तो रुका हुआ है ना, तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा। तो एफ ये किसके इक्वल हो जाएगा, वी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, वी एफ एस और वी प्लस माइनस वी एस। अब बेटा अप्रोच कर रही है ना, तो आपको एरेंट फ्रीक्वेंसी आपको हाई फील होगी, ज़्यादा होगी जब डिनोमिनेटर छोटा होगा। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन हम क्या यूज़ करेंगे, एफ ये फार्मूला यूज़ करेंगे, वी एफ एस ओवर वी माइनस वी एस, ये माइनस साइन यूज़ करेंगे ना। अप्रोच कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी हायर फील हो रही है, जब हायर फील होती है तो डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए, छोटा कब होगा, जब माइनस होगा। अब वैल्यूज़ डाल दें, ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ। हमने क्या निकालना है, एफ एस निकालना है, इसको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यूज़ डाल देते हैं। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कितनी है, ऑब्जर्व 480, वेलोसिटी स्पीड ऑफ साउंड कितनी है 340, सोर्स की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, डिवाइडेड बाय 340, और गाड़ी की स्पीड कितनी है 14, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 14 माइनस होगा, 480 माइनस 326 आएगा ना, डिवाइडेड बाय 340, इट गिव्स एफ एस। तो सोर्स की फ्रीक्वेंसी आ गई 460 हर्ट्ज, 460 हर्ट्ज, सोर्स की फ्रीक्वेंसी आ गई 460 हर्ट्ज। ठीक है जनाब, डॉपलर इफेक्ट भी डाल दिया, स्ट्रेस स्ट्रेन भी डाल दिया, काइनेमेटिक्स भी डाल दिया। इस क्वेश्चन में देखो कितने कंपोजिट आ गए। 14 मार्क का क्वेश्चन था, क्वेश्चन के नंबर भी ज़्यादा ही थे। नेक्स्ट बेटा, स्टेट व्हाट इज मेंट बाय सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इट इज अ पॉइंट एट विच ऑल वेट ऑफ द बॉडी मे बी कंसिडर्ड टू एक्ट। ठीक है, जहां पे ऐसा लगता है कि वेट एक्ट कर रहा है। अच्छा बेटा आगे कहते हैं, a uniform square sign of with the sides 0.68 meter is fixed at the corner point AB to a wall. The sign is also supported by the wire. साइन बोर्ड है और ये वायर लगी हुई है, डायग्राम नजर आ रही है। अच्छा भाई, द साइन हैज वेट W, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एट पॉइंट E है, वेट उसका W है। द साइन इज हेल्ड इन अ वर्टिकल प्लेन विद द साइड BC हॉरिजॉन्टल, ये साइड हॉरिजॉन्टल है। द वायर इज एट एंगल 35, नजर आ रहा है सब कुछ, और ये 54 है। करना क्या है, अच्छा भाई मैं इसको पॉज इस डायग्राम ही सामने रखता हूँ, क्वेश्चन पढ़ता रहता हूँ साथ साथ। हाँ जी, अब वो पूछ रहा है, पहले पार्ट में पूछ रहा है कैलकुलेट द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ टेंशन इन द वायर। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ टेंशन, टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है आपने। ये टेंशन है, इसका एक कंपोनेंट ये बनेगा, एक कंपोनेंट ये बनेगा, ये कंपोनेंट निकालना है। ये हो जाएगा 54 cos 35 और एक हो जाएगा 54 sin 35। इसकी वैल्यू निकाली, ये वर्टिकल कंपोनेंट है। 54 sin 35 ये आ रहा है 31 न्यूटन्स। पहला पार्ट हो गया वर्टिकल कंपोनेंट। आगे कहते हैं एक्सप्लेन व्हाई द फोर्स ऑन द साइन एट बी डज नॉट हैव मोमेंट अबाउट ए। एक्सप्लेन व्हाई द फोर्स ऑन द साइन एट बी, बी पे जो फोर्स लग रही है उसका मोमेंट क्यों नहीं है ए के अबाउट। बी पे जो फोर्स एक्ट कर रही है, बी पॉइंट पे जो फोर्स एक्ट कर रही है, व्हाई इट हैज नो मोमेंट अबाउट ए। ओके, दोबारा देखता हूं। एक्सप्लेन व्हाई द फोर्स ऑन द साइन एट बी डज नॉट हैव अ मोमेंट अबाउट ए। Okay, why the force on sine at B does not have the moment about A। मोमेंट कब नहीं होगा, या फोर्स जीरो होगी या उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो होगा। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कब जीरो होगा, जब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो B पे लग रही है वो A से पास करे। तो फोर्स तो यहाँ पे जीरो नहीं हो सकती, फोर्स तो यहाँ पे जीरो नहीं हो सकती।
तो यहाँ पे जो फोर्स लग रही है अगर उसका लाइन ऑफ एक्शन ए से पास करेगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो हो जाएगा। तो ये बताएंगे आप कि ए पे इसलिए जीरो है कि उसका जो लाइन ऑफ एक्शन है पिवट से गुजरा है और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो है तो मोमेंट जीरो है। ठीक है, अच्छा बेटा नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट कहते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या है, बाई टेकिंग मोमेंट्स अबाउट ए शो दैट द वेट इज 150 न्यूटन्स। ए के अबाउट मोमेंट लें और शो करें वेट 150 न्यूटन्स है। टेकिंग मोमेंट्स अबाउट ए एंड शो दैट वेट इज 150 न्यूटन्स। अपने वेट निकालना है, ए के अबाउट मोमेंट ले लेते हैं, ये पिवट है। हमारे स्टेप्स क्या होते हैं मोमेंट वाले क्वेश्चंस के, ऑल पाकिस्तानीज डिनाई टेररिज्म एक्सट्रीमली, एरोज ड्रॉन, यहाँ पे एरो की जरूरत नहीं है, यहाँ पे जो फोर्स लग रही है उसका भी लाइन ऑफ एक्शन यहाँ से गुजरा है तो उसका तो मोमेंट जीरो है। अब दो ही फोर्सेज हैं, वेट और ये टेंशन, और टेंशन का हाँ दोनों कंपोनेंट है। ओके जी, तो तीन फोर्सेज लग रही हैं, एक ये फोर्स, एक ये फोर्स। इनका रिजल्टेंट भी ले सकते हैं लेकिन हम अलग अलग ही डील कर लेते हैं। एरोस हो गए, पिवट हो गया, डिस्टेंस ऑफ ईच फोर्स फ्रॉम द पिवट और उसका टाइप ऑफ मूवमेंट क्या है और इक्वेशन क्या है। तो वेट का लाइन ऑफ एक्शन ये गुजरा है और ये डिस्टेंस कितना होगा, इसका आधा 0.68 का आधा कितना होगा 0.34 मीटर्स। अच्छा, और ये कैसे घुमाना चाह रहा है, पिवट वाली जगह से पेन को पकड़ ले, फोर्स की डायरेक्शन में पुश या पुल करें। पिवट है, फोर्स ऐसे ये क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है, इसका जो टर्निंग इफेक्ट है वो क्लॉकवाइज है। अच्छा, अब क्या है, ये कंपोनेंट है, इसकी वैल्यू, इसकी ये लाइन ऑफ एक्शन है और इस कंपोनेंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 0.68, तो ब्रैकेट में लिख दिया 0.68। और ये कैसे घुमाना चाह रहा है, पिवट वाली जगह से पेन को पकड़ें, फोर्स की डायरेक्शन धक्का मारे, यूं घुमाना चाह रहा है एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, अब इस कंपोनेंट की बात करते हैं, ये जो कंपोनेंट है ये यूं है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस का लाइन ऑफ एक्शन ये है, हमें वो डिस्टेंस चाहिए जो पिवट से चलेगा और इस लाइन से 90 का एंगल बनाएगा। तो इसका ये डिस्टेंस बन रहा है, ये डिस्टेंस 0.68 ही बन रहा है इसका डिस्टेंस भी कितना बन रहा है 0.68, तो ब्रैकेट में लिख दिया 0.68। और ये भी कैसे घुमाना चाह रहा है, पिवट वाली जगह से पेन को पकड़ें, फोर्स की डायरेक्शन धक्का मारे हैं, ऐसे घुमाना चाह रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्लॉकवाइज मूवमेंट कितना बन रहा है, दिस इंटू दिस 0.34 इंटू डब्ल्यू। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कितना बन रहा है, दिस इंटू दिस 0.68 इंटू 54 कॉस 35 प्लस ये 31 इंटू 0.68। अब ये कटिंग करें, 0.34 उधर जाएगा ना, ये 2 टाइम्स होता है, ये कटिंग हो गई, ये 2 टाइम्स होता है, तो W किसके इक्वल आ जाएगा 254 108 कॉस 35 प्लस 31 इंटू 2 62। सॉल्व कर लेते हैं। हाँ जी, कैलकुलेटर है, 108 कॉस 31 108 इंटू कॉस कहाँ पर है, कॉस 35 ब्रैकेट क्लोज, इट गिव्स मल्टीप्लाई बाय 108 नहीं प्लस 62 150। क्या प्रूफ करना था, वेट आ रहा है 150, हमने प्रूफ यही करना था ना, शो दैट वेट इज 150। हाँ यस, तो बेटा वेट आ रहा है 150, यही प्रूफ करना था, वेट के लिए आ रही है 150 न्यूटन्स। तो देख ले, दोबारा सुन ले, एरोस ड्रॉन, ये पिवट है, एक फोर्स ये है, इसके कंपोनेंट पहले एग्जामिनर ने बनवा लिए थे आपसे, एक ये अलग अलग कंपोनेंट को डील करो, इजी हो जाएगा। और यहाँ जो फोर्स लग रही है ना कॉन्टैक्ट फोर्स, उसका लाइन ऑफ एक्शन पिवट से गुजरा है, उसका मोमेंट जीरो है, उससे हिंट दे दिया आपको पिछले पार्ट में। तो ये फोर्स यूँ है, यूँ घुमाना चाह रही है, इसका डिस्टेंस पता है, ये फोर्स यूँ है, इसका वर्टिकल है तो डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल लेंगे, ये हॉरिजॉन्टल है तो उसका डिस्टेंस वर्टिकल लेंगे, सॉल्व करेंगे तो 150 आंसर आ गया। नेक्स्ट बेटा, calculate the total vertical force exerted by the wall on the signboard at A and B. Total vertical force exerted by the wall on the sign at A and B. Total vertical force बतानी है A and B पे, total vertical force कितनी लग रही है। अच्छा भाई,
तो आपको पता है बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड कौन कौन सी है? ये अपवर्ड है, यहाँ पे अपवर्ड है और शायद यहाँ पे अपवर्ड है। इन दोनों पे ए प्लस बी अपवर्ड है। और डाउनवर्ड कौन सी है? ये डाउनवर्ड है, वेट। तो क्या हो जाएगा? अपवर्ड कौन सी है? ए प्लस बी प्लस ये वाला कंपोनेंट 31, और डाउनवर्ड कौन सी है? वेट 150 न्यूटन्स। तो ए प्लस बी किसके इक्वल हो जाएगा? ये 131 जाके माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 119 न्यूटन्स। ठीक है, 119 न्यूटन ऑलमोस्ट। टोटल वर्टिकल फोर्स आ गई। अच्छा, आगे कहते हैं नेक्स्ट पार्ट, द साइन इज हेल्ड टुगेदर बाय द नट्स एंड बोल्ट्स, वन नट फेल्स वर्टिकली फ्रॉम द रेस्ट थ्रू अ डिस्टेंस 4.8। एक नट जो है ना गिर जाता है। सी पार्ट पढ़ रहा हूँ बेटा, आप पढ़ लें, सामने में क्वेश्चन में चेंज नहीं कर रहा, डायग्राम बनी हुई है। नहीं, इस पे तो ज़रूरत ही नहीं है, अगले इस वाले पार्ट की इसकी ज़रूरत नहीं है बेटा, इस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, तो उसको इरेज कर रहा हूँ। अगला पार्ट एनर्जी से रिलेटेड है। अच्छा, इस पेपर में इससे कंपोजिट क्वेश्चन बनाए हैं, मोमेंट्स के साथ अब एनर्जी की बात कर रहा है। पिछला भी 2-3 चैप्टर का मिक्सचर था। The sign is held by the nuts and bolt. One of the nut falls from rest through a distance of this much. Distance है, ये नेट नीचे गिर रहा है, नेट है यहाँ से, और ये नीचे गिर रहा है। कितना डिस्टेंस नीचे गिर रहा है? 4.8 मीटर्स। नट लैंड्स ऑन द पेवमेंट विद द स्पीड ऑफ 9.2। यहाँ पे जो उसकी स्पीड है वो 9.2 मीटर पर सेकेंड है। डिटरमिन फॉर द नेट फॉलिंग थ्रू अ साइन टू द पेवमेंट द रेशियो ऑफ चेंज इन जीपी ओवर फाइनल काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन जीपी क्या होता है? mgh, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। रेस्ट से क्या है ना, फाइनल काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, बस हाफ एम स्क्वायर। mm से कैंसिल हो गया, डाल दें वैल्यूज। जी ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू 9.81। बेटा ये नीचे वाला 2 ऊपर चला जाता है ना, और हाइट कितनी है? 4.8 डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, 9.2 का स्क्वायर। आंसर आ रहा है जी 1.1। 1.1, इसका कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि ये रेशियो है। आंसर इज 1.1। नेक्स्ट वेव्स का क्वेश्चन है बेटा। फॉर अ प्रोग्रेसिव वेव स्टेट व्हाट इज मेंट बाय डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन और इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। डिस्टेंस फ्रॉम प्रोग्रेसिव वेव की बात कर रहे हैं ना, इस पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये प्रोग्रेसिव वेव चल रही है, इस पार्टिकल का ये डिस्प्लेसमेंट है, इस पार्टिकल का ये डिस्प्लेसमेंट है, इस पार्टिकल का ये डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन, ठीक है, फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन। एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोल सकते हैं। अच्छा, आगे कहता है two coherent waves x and y meet at a point and superpose. The phase difference between the waves at point is 180 degree. The wave, इसका एम्पलीट्यूड इतना है एंड इंटेंसिटी इतनी है। The wave का एम्पलीट्यूड इतना है। Calculate in terms of I the resultant intensity. Okay, the waves आ रही हैं, 2 coherent waves हैं। coherent waves हैं, एक इस पॉइंट पे मिलती हैं। एक वेव यूँ आ रही है, दूसरी यूँ आ रही है, x y यूँ आ रही होगी। 180 का फेज डिफरेंस है, उसको ट्रफ पहुँचेगा यहाँ पे। 180 का फेज डिफरेंस है ना, तो एक का क्रस्ट पहुँचेगा, एक का ट्रफ पहुँचेगा। द फेज डिफरेंस एट द पॉइंट इज 180 डिग्री। द एम्पलीट्यूड ऑफ x का एम्पलीट्यूड कितना है? 1.2 cm एंड एम्पलीट्यूड ऑफ y 3.6 सेंटीमीटर। और इसकी इंटेंसिटी आई है, इसकी आई एक्स इज आई।
हमने क्या निकालना है, रिजल्टेंट आई वाई नहीं निकालना, हमने निकालना है रिजल्टेंट डेंसिटी। व्हाट इज रिजल्टेंट डेंसिटी, है ना, फाइंड टर्म्स ऑफ आई द रिजल्टेंट डेंसिटी। तो पहले रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना है। व्हाट इज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ए आर, एक का क्रस्ट आ रहा है एक का ट्रफ आ रहा है, 3.6 माइनस हो जाएंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये हो जाएगी 2.4 सेंटीमीटर, इसमें से इसको माइनस कर दिया। ओके, अब इसका एम्पलीट्यूड था 1.2, इसका 2.4, मतलब एम्पलीट्यूड किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से, डबल हो रहा है ना, 1.2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ तक डबल हो रहा है, तो इंटेंसिटी 4 टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, 4i। एक तो ये अप्रोच है। दूसरी अप्रोच क्या है, आप ऐसे लिख सकते हैं इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं I1 ओवर A1 स्क्वायर इज इक्वल टू I2 ओवर A2 स्क्वायर। I1 क्या है, I, एम्पलीट्यूड कितना है 1.2 का स्क्वायर, इंटेंसिटी 2 फाइंड आउट करनी है रिजल्टेंट इंटेंसिटी, और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना है 2.4 का स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आई आर आ जाएगा 4i। क्या आ जाएगा, 4i। तो इंटेंसिटी इज 4i। अच्छा बेटा, नेक्स्ट सी पार्ट, सी का 1, मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। मोनोक्रोमेटिक लाइट है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग पे पड़ रही है। Describe the diffraction of light as they pass through grating. Describe the diffraction of light. Monochromatic light is incident on this. Describe the diffraction of light as it passes through the grating. जी बेटा, जब ग्रेटिंग से गुजरेगी तो क्या हो जाएगा, हर स्लिट से जब वेव पास होगी तो स्प्रेड हो जाएगी, और स्प्रेड होकर ओवरलैप करेगी, और फिर क्या बनाएगी, इंटरफेरेंस पैटर्न बन जाएगा। तो जब ग्रेटिंग से, ये ग्रेटिंग है ना, बड़ी करके बनाता हूँ, ये गैप्स हैं, ग्रेटिंग्स, सोन, ये वेव आ रही है, जब यहाँ पे पहुँचेगी, एक ही वेव फ्रंट यहाँ पे पहुँचेगी, ये वेव फ्रंट्स हैं, वेव फ्रंट्स, ये वेव फ्रंट है। जब यहाँ से वेव गुजरेगी तो क्या हो जाएगी, स्प्रेड, स्प्रेड, हर एक से स्प्रेड होगी और सुपरपोज करेगी। मोनोक्रोमेटिक लाइट सिंगल वेवलेंथ लाइट है, जब डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से पड़ेगी तो हर स्लिट से जो लाइट पास होगी वो स्प्रेड हो जाएगी। डिफ्रैक्शन इज स्प्रेडिंग। डिस्क्राइब द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एज पास थ्रू द ग्रेटिंग। इसमें क्या बताना है, डिस्क्राइब, बस हर एक से लाइट स्प्रेड हो जाएगी। 2 मार्क्स किसके हैं पता नहीं। द वेव पासेस एंड वेव स्प्रेड्स, बस यही बताना है आपने। अच्छा बेटा, आगे कहते हैं नेक्स्ट, अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट कंसिस्ट ऑफ 2 wavelengths. A parallel beam of light consists of 2 wavelengths, 540 and 630. The light is incident normally on diffraction grating. The third order maxima are produced each of the 2 wavelengths. No higher order are produced for either wave. Determine the smallest possible spacing d of the diffraction grating. Okay, draw करते हैं, समझ में नहीं आया। diffraction grating है, okay. यहाँ से जो लाइट आ रही है इसके अंदर 2 वेवलेंथ्स हैं, कौन कौन सी, 540 नैनोमीटर्स और 630 नैनोमीटर्स। थोड़ा नीचे बनाना चाहिए था। ग्रेटिंग, लाइट आ रही है, स्क्रीन, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, सॉरी 0 ऑर्डर है, ये 0 है, फर्स्ट है, सेकंड है, और ये थर्ड है फॉर एग्जांपल। अच्छा, अब वो कह रहा है, सुनो प्लीज़, अब 2 वेवलेंथ है तो हर ऑर्डर में 2 लाइनें बनेंगी। एक तो लाइन ये बनेगी, ब्लैक वाला मार्कर लेके आना नया, यहाँ ओवरलैप करेंगे, ओवरलैप करें। फर्स्ट ऑर्डर में भी 2 लाइनें, सेकंड ऑर्डर में भी 2 लाइनें, थर्ड ऑर्डर में भी 2 लाइनें नजर आएंगी ना। ओके, अच्छा, वो कह रहा है कि मैक्सिमम थर्ड ऑर्डर बन रहा है, तो ये इधर फैल के आएंगी, मैंने छोटी बना दी है, मुझे ज़्यादा यूँ बनानी चाहिए थी, मुझे स्क्रीन यूँ बनानी चाहिए, स्क्रीन यूँ बनाते हैं फिर ज़्यादा अच्छा रहेगा, स्क्रीन यूँ बना लें फिर ज़्यादा अच्छा रहेगा। फर्स्ट में एक लाइन बनेगी 0 ऑर्डर में, दोनों ओवरलैप करेंगे, ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकेंड ऑर्डर है, और ये थर्ड ऑर्डर ऐसे बनेगा।
फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, इधर भी ऐसे ही होगा, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और ये थर्ड ऑर्डर होगा, स्पेसिंग बढ़ती जाती है। जरा वेवलेंथ ड्रॉ करें, फर्स्ट ऑर्डर में एक ये होगी, एक ये होगी, सेकंड ऑर्डर में एक ये होगी, एक ये होगी, थर्ड ऑर्डर में एक ये होगी और एक ये, मिनिमम निकालना है तो ये 90 का एंगल सपोज करेंगे। ये वाली कितनी है, 540 वाली होगी और ये कितनी होगी, 630 वाली। बड़ी वेवलेंथ बड़े एंगल पे जाएगी। ये 540 वाली है, ये 630 वाली है, ये 540 वाली है, ये 630 वाली है। अच्छा, वो कह रहे हैं डिटरमिन द स्मॉलेस्ट लाइन स्पेसिंग, डी की वैल्यू स्मॉलेस्ट चाहिए कि जब आपको जस्ट थर्ड ऑर्डर नो हायर ऑर्डर नजर आए, थर्ड ऑर्डर मैक्सिमम नजर आए दोनों का, तो थर्ड ऑर्डर इसका मैक्सिमम नजर आने के लिए एंगल कितना होगा, 90 का एंगल होगा। 630 वाले के साथ 90 का एंगल, 630 बड़े एंगल पे जाएगी। तो फॉर्मूला क्या होता है, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्बडा। डी मिनिमम तब होगा जब एन मैक्स होगा, एन मैक्स 3, डी मिनिमम निकालना है और साइन क्या लेंगे 90 डिग्री और एन मैक्स लैम्बडा। डी मिनिमम साइन 91 हो गया, एन मैक्स कितना है थर्ड, वेवलेंथ कितनी है 630 वाली, बड़े वाली वेवलेंथ 630 इंटू 10 पावर -9। सॉल्व करेंगे तो डी मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी 1.9 इंटू 10 पावर -6, 1.9 इंटू 10 पावर -6 मीटर्स। बेटा डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है, ये डीजी है, लाइट आ रही है, डाइक्रोमेटिक लाइट है, हर ऑर्डर में दो लाइनें बनेंगी, फर्स्ट ऑर्डर में भी, सेकंड ऑर्डर में, थर्ड ऑर्डर ऐसे बनेगा, मैक्सिमम थर्ड नजर आए, वो कह रहा है दोनों के थर्ड मैक्सिमम है, तो इसका मतलब बड़ी वाली वेवलेंथ का मैक्सिमम 90 बनाना है कि 90 पे एंगल है। अच्छा बेटा नेक्स्ट कह रहे हैं द बीम ऑफ लाइट in C is replaced by a beam of blue light on the same diffraction grating. ब्लू लाइट की वेवलेंथ होती है 400 नैनोमीटर ऑलमोस्ट। स्टेट एंड एक्सप्लेन वेदर द थर्ड ऑर्डर मैक्सिमाइज प्रोड्यूस, बिल्कुल होगा, ब्लू लाइट की वेवलेंथ छोटी है तो कम डिफ्रैक्ट होगी, तो आप बोलेंगे उसका थर्ड ऑर्डर जरूर बनेगा। 540 का अगर बन रहा है तो उसका तो यहाँ पे कहीं पे बनेगा, उसका फोर्थ भी बन जाए, तो आप ये बताएंगे कि ब्लू लाइट हैज स्मॉलर वेवलेंथ सो इट विल डिफ्रैक्ट लेस, so more orders will be seen, तो थर्ड ऑर्डर इज ऑब्वियसली सीन, थर्ड ऑर्डर जरूर नजर आएगा, तो इसका आंसर है यस। अच्छा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट किर्चॉफ्स सेकंड लॉ। तो इन अ क्लोज लूप सम ऑफ ईएमएफ्स इज इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस। किसी भी क्लोज लूप में जितनी वोल्टेज राइज होती है सम ऑफ ईएमएफ्स, उतना ही वोल्टेज ड्रॉप होता है, सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस, तो ये आपको आता है। अच्छा बेटा आगे कहते हैं बी पार्ट, बी पार्ट में क्या कह रहा है पढ़ते हैं। अ बैटरी ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 5.6 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड टू 2 एक्सटर्नल रेजिस्टर्स, द रीडिंग ऑन द वोल्ट मीटर इज 4.8, कैलकुलेट कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ 2 रेजिस्टर्स। इनकी कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालनी है, तो प्रोडक्ट ओवर सम लग जाएगा 90 इंटू 18 और 90 प्लस 18, प्रोडक्ट ओवर सम, तो इनकी कंबाइंड रेजिस्टेंस आ गई 15 ओम्स। अच्छा बेटा नेक्स्ट पार्ट, मैं क्वेश्चन को फ्रीज कर रहा हूँ यहाँ पे और अगला पार्ट खुद पढ़ रहा हूँ। अगला पार्ट कहता है करंट इन द बैटरी, करंट निकालना है। ओके हमें वोल्ट मीटर पे रीडिंग पता है, इस वोल्ट मीटर पे रीडिंग आ रही है 4.8, पता है इनको 4.8 मिल रही है, इनको कितनी मिल रही है 4.8। ये जो वोल्ट मीटर पे रीडिंग होती है ये एक्सटर्नल पीडी के इक्वल होती है। अब ये भी पता है आपको, इनकी टोटल रेजिस्टेंस भी पता है, तो टोटल करंट क्या होता है I इज इक्वल टू V ओवर R, ये भी टोटल, ये भी टोटल, ये भी टोटल, टोटल वोल्टेज कितनी मिल रही है 4.8 और ये कितने 15, 4.8 ओवर 15, तो करंट आ रहा है 0.32 एम्पियर करंट आ गया। नेक्स्ट पार्ट, शो दैट द इंटरनल रेजिस्टेंस इज 2.5 ओम्स। इंटरनल रेजिस्टेंस निकालनी है आपने। ओके इंटरनल रेजिस्टेंस निकालनी है। टोटल ईएमएफ जितना है ना
इसका मिल रहा है 4.8, तो इनका जो डिफरेंस होगा वो यहाँ आ रहा होगा, तो इसको कितना मिल रहा होगा 5.6 माइनस 4.8 0.8 वोल्ट इसको मिल रही है। और करंट कितना पास हो रहा है, टोटल करंट पास होगा इससे, करंट 0.32, करंट भी पता है तो रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V ओवर आई, V कितना है 0.8, I कितना है 0.32, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2.5, आ जाएगा 2.5 ओम्स। ये प्रूव करना था, मैं एक मिनट चेक कर लूँ ज़रा। 0.8 डिवाइडेड बाय 0.32, 2.5 सही है। अच्छा बेटा नेक्स्ट पार्ट आगे कहता है डिटरमिन द रेशियो पावर डिसिपेटेड इन स्मॉल टोटल पावर प्रोड्यूस्ड बाय द बैटरी। आपने ये रेशियो निकालनी है, अगला पार्ट में सॉल्व नहीं कर रहा। पावर डिसिपेटेड बाय द इंटरनल रेजिस्टेंस, पावर अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर ओवर पावर ऑफ बैटरी, बैटरी की पावर। ओके तो ये आसान है, इसमें पावर क्या होती है आई स्क्वायर आर, यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आई स्क्वायर आर प्लस आर, आई से कैंसिल हो जाएगा, करंट सेम है। उसकी रेजिस्टेंस थी 2.5 ओम्स, और इनकी 15 इसकी है, इनकी कंबाइंड रेजिस्टेंस 15 प्लस 2.5, 15 प्लस 2.5 ओवर 17.5, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हाँ जी आंसर चेक कर रहा हूँ मैं। टू 2.5 और 17.5, 2.5 डिवाइड बाय 17.5 इट गिव्स 0.14, ये आंसर है। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.14, उस रेशियो का आंसर आ जाएगा। अच्छा बेटा नेक्स्ट के लिए मुझे डायग्राम चाहिए। आगे कहता है सी पार्ट, सी पार्ट क्या है, द बैटरी इज नाउ कनेक्टेड टू अ 7.2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3.2। उसी सर्किट में ये चेंजेस कर दी हैं। डिटरमिन द करंट इन द सर्किट, अब करंट निकालना है। ये बैटरी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये करंट को यूं ड्राइव कराना चाह रही है, ये बैटरी पॉजिटिव है, ये करंट को ऑपोजिट ड्राइव कराना चाह रही है। नेट ईएमएफ किर्चॉफ्स लॉज भी लगा सकते हैं, वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको पता है टोटल ईएमएफ इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, सम ऑफ ईएमएफ्स इज इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस। सम ऑफ ईएमएफ कितने हैं 7.2 माइनस 5.6, दिस माइनस दिस, ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्राइव कराना चाह रही है, इज इक्वल टू आई इंटू टोटल रेजिस्टेंस, दिस प्लस दिस, 2.5 प्लस 3.5 6 हो जाएगा, 7.2 6 और ये 1.2 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1.2 सॉरी, और ये हो जाएगा 6, ये जाके डिवाइड होगा 0.2 एम्पेयर्स। जुबानी की है, गलती हो सकती है, लेट मी कंफर्म। हाँ जी सेवन 7.2 माइनस 1.2 नहीं है, 1.6 है, गलती होगी ना, ये 1.6 है ओवर दिस। अब सॉल्व करते हैं, 1.6 ओवर 6, बेटा कैलकुलेटर ज़रूर यूज़ किया करें, ऐसी गलती हो जाती होती है। 0.27 एम्पियर करंट आ गया, हो गया जी, ज़बरदस्त, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6।
स्टेट व्हाट इज मेंट बाय फील्ड लाइन. फील्ड लाइन, लाइन ऑफ फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड. इसकी डेफिनेशन आपको आती है? फील्ड लाइन क्या होती है? हाँ जी, फील्ड लाइन क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे होती है ना, टेंजेंट टू द फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द टेस्ट पॉजिटिव चार्ज. टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द टेस्ट पॉजिटिव चार्ज. अब ये भी कह सकते हैं अ पाथ इन विच द फ्री पॉजिटिव चार्ज टेंड्स टू एक्सेलरेट और मूव्स. अगर फ्री पॉजिटिव चार्ज उस जगह पे रखेंगे तो जिस डायरेक्शन में मूव करेगा. टेंजेंट टू द फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ फ्री पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज या फ्री पॉजिटिव चार्ज. अच्छा, बी पार्ट. एन इलेक्ट्रिक हीटर हैज टू डिफरेंट रीजन्स एक्स एंड वाई. एन इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, electric field have two different region x and y. The field strength x is less than field strength y. Describe the difference. हाँ जी, x पे field strength less है, यहाँ पे field strength ज़्यादा है. इसका मतलब यहाँ पे field line denser है, यहाँ पे field line less denser है. तो अगर मैं यूँ बना दूँ, समझाने के लिए, यहाँ पे x है और यहाँ पे y है. यहाँ पे field line दूर दूर है, यहाँ पे field line करीब करीब है. ये बताने आपने. A particle P has mass 0.15 U, unified atomic mass, and charge this much, where E is elementary charge. The particle P and an alpha particle are in same electric field. Calculate the ratio of magnitude of acceleration of particle P and magnitude of acceleration of alpha particle. Okay, ये draw करना पड़ेगा. Same electric field में एक particle U पड़ा हुआ है और एक alpha particle पड़ा हुआ है. ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूँ है, यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, जो भी है, सेम यूनिफॉर्म है. ये पार्टिकल पी है और ये अल्फा पार्टिकल है. पार्टिकल पी का मास कितना है? 0.15 U और चार्ज क्या है? नेगेटिव चार्ज है. तो इधर का एक्सेलरेट होगा और चार्ज है -1 E. अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल पता है ना, 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं. इसका मास 4U है और फिर चार्ज होता है +2 टाइम्स E. ये इधर को एक्सेलरेट करेगा. हमने क्या निकालनी है? द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ P और मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ अल्फा पार्टिकल. एक्सेलरेशन निकालना है. ओके, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? यहीं पे कर लें, अलग से निकाल लेते हैं. एक्सेलरेशन होता है F/m. F क्या होता है? Q टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ओवर मास. एक्सेलरेशन का ये फार्मूला बनेगा QE/m. तो एक्सेलरेशन ऑफ P है ना, तो चार्ज ऑन P, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ तो यही है, ओवर मास ऑफ P डिवाइडेड बाय अल्फा पार्टिकल के लिए भी आ जाएगा, चार्ज ऑफ अल्फा इंटू E ओवर मास ऑफ अल्फा. E से कैंसिल हो जाएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में सेम है, तो क्या फार्मूला बन जाएगा? ये हो जाएगा चार्ज ऑफ P ओवर मास ऑफ P, ये डिवाइडेड बाय है ना, चार्ज ऑफ अल्फा ओवर मास ऑफ अल्फा. इसको उल्टा कर देंगे, चार्ज ऑफ P डिवाइडेड बाय मास ऑफ P मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ अल्फा. चार्ज ऑन P 1 im E, मास ऑफ P 0.15 था, कितना था? 0.15 U. मास ऑफ अल्फा 4U, चार्ज ऑन अल्फा 2 टाइम्स E. कैंसिल कर दें, U से कैंसिल हो गया, E से कैंसिल हो गया. 2 1s are 2 2s are, और ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0.30. रेशियो आ रही है 0.30. लेट मी कंफर्म. इधर रेशियो आ रही है 13. हमने क्या गलती की है? देयर इज सम मिस्टेक. ओके, देखते हैं. एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल P, एक्सेलरेशन होता है फोर्स ओवर मास, फोर्स होता है QE/m. ओके, ये P पार्टिकल के लिए अल्फा पर E से कैंसिल हो गया. ओके,
और क्या रह गया, चार्ज ऑफ पी और मास ऑफ पी डिवाइड बाई दिस, इसको उल्टा किया तो ये बन गया, चार्ज इस 1 ही है और ये 0.15 है, 2/0.15, ये डिवाइड करना है, मैं मल्टीप्लाई कर दिया जनाब। जी जनाब 2/1.5, बेटा ये मल्टीप्लाई तो डिवाइड हो रहे हैं ना, तो मैंने क्या कर दिया है, ये मैंने इसको डिवाइड कर दिया 2/0.15। इस तरह की मिस्टेक मैं कैसे कर सकता हूँ, 2 डिवाइडेड बाई 0.15, 13, सब सही था, ये डिवीजन नहीं की थी बेटा, मैंने इसको इससे गलती से इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड करना था। मेथड वही है सब जो हमने लिखा है। नेक्स्ट, पार्टिकल P इज अ हेड्रॉन, 2 क्वार्क से मिलकर बना है। One of them is d quark, one of down d quark. By considering the charge, determining the possible type of flavor of the other quark. Explain your working. Okay, P पे हमने चार्ज बताना है। चार्ज तो पता है आपको, इसका चार्ज कितना था 1e, इस पे चार्ज कितना था P पे चार्ज था -1e है ना। अच्छा, इस पे डाउन क्वार्क है, डाउन क्वार्क पे चार्ज कितना होता है -1/3e है ना। अच्छा, अब हेड्रॉन जो है 2 क्वार्क से मिलके बना है, हेड्रॉन 2 क्वार्क से मिलके बना है। हेड्रॉन की 2 टाइप्स होती हैं ना, एक होते हैं मेसन्स, एक होते हैं बेरियंस, ठीक है ना। और मेसन्स और बेरियंस, मेसन्स में 2 क्वार्क होते हैं ना, एक होता है क्वार्क और एक होता है उसका कोई और एंटी क्वार्क, एक क्वार्क होता है और एक एंटी क्वार्क होता है। अच्छा, ये डाउन है ना, हमें चार्ज बनाना है -e, हमने चार्ज बनाना है -1e, ये 1/3 है, इसमें 2/3 ऐड होगा तो ये चल जाएगा, मतलब ये -1/3 है ना, इसमें क्या ऐड करूं कि ये आ जाए, टोटल चार्ज ये आ जाए। तो x की वैल्यू पता कितनी हो जाएगी, ये देखिए प्लस हो जाएगा 1e + 1/3e, ये चाहिए, तो इससे इसको माइनस करें तो आ जाएगा -2/3e। हमें इतना चार्ज चाहिए, किस क्वार्क पे इतना चार्ज होता है, तो मुझे पता है अप क्वार्क पे जो होता है ना, अप क्वार्क पे चार्ज कितना होता है +2/3e। तो एंटी अप जो होगा ना, एंटी अप क्वार्क पे कितना चार्ज होगा -2/3e। तो ये एंटी अप क्वार्क होना चाहिए भाई। आपको पता है ना, जो हेड्रॉन है वो अगर 2 क्वार्क से बना है तो उसमें क्या होता है, एक होता है क्वार्क होता है और एक एंटी क्वार्क होता है। अब मुझे पता है डाउन क्वार्क पे इतना चार्ज है, मुझे ये टोटल चार्ज ये चाहिए, टोटल चार्ज ये चाहिए। तो चार्ज ऑफ क्वार्क 1 ये है, चार्ज ऑफ क्वार्क 2 पता नहीं क्या है, टोटल इतना चाहिए। जब चार्ज ऑफ क्वार्क 2 निकाला तो ये बन गया -2/3 किसका चार्ज होता है, -2/3 +1 2/3 तो होता है ना अप का, तो -2/3 किसका होगा, एंटी अप का। आई नो उधर सोचना पड़ेगा, मुश्किल है लेकिन हो जाएगा, ठीक है जी। दिस पेपर इज़ डन, थैंक यू स्टूडेंट्स।